Hello everyone. So today I have brought one of the most important topics for all the competitive exams and that is center state relations. बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं न केवल यूपीएससी में बट अदर स्टेट एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारा जो जो हमारी काम करने की प्रक्रिया है वो कैसी है, फेडरल है. कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दो तरह की, एक यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया में एक सा है और स्टेट गवर्नमेंट्स हर स्टेट की अलग अलग हैं. उनके बीच कैसा रिलेशन है वो इन सब टॉपिक्स यहाँ कवर होंगे सब टॉपिक्स के अंदर. प्लस कैसे यूनियन अपनी जो पावर्स है वो यूज कर सकता है स्टेट्स पे, स्टेट्स के पास क्या क्या एक्सक्लूसिव पावर है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एज वेल एज लेसन फॉर यू पीपल. सो ये कहाँ पे है हमारे आर्टिकल के, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 पार्ट 11 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस किस आर्टिकल्स में है. तो किस में है, 245 से 255 में और पार्ट 11 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, नेक्स्ट इज now comes the center state relations cut across the following three subjects. तीन सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनमें हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्रॉसओवर होते हैं या जिसमें डिफरेंसेस आते हैं. कौन कौन से हैं वो? लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस. ये तीन सब्जेक्ट रिलेशंस हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के म्यूचुअली या फिर एक्सक्लूसिवली पावर्स होते हैं. हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में क्या क्या वो हैं. लेजिस्लेटिव के अंदर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या है और फाइनेंशियल के अंदर क्या है. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑन लेजिस्लेटिव मैटर्स. तो जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं, लॉ मेकिंग पावर्स है, उसमें कैसा है सेंटर और स्टेट का रिलेशंस. तो पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस between the center and the state in Article 245 to 255. Different aspects in the center-state relations are as follows. कौन-कौन से हैं? टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल रिलेशंस एंड स्टेट रिलेशंस. टेरिटोरियल मतलब टेरिटरी कितना पार्ट है, एरिया टेरिटरी कितनी है, उसमें कितना एक्सटेंट है सेंटर का और स्टेट का. तो क्या है इसमें, पार्लियामेंट के पास कैसी अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू एनैक्ट लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो पार्लियामेंट है वो या तो पूरे इंडिया पे भी बना सकता है लॉ या किसी पर्टिकुलर स्टेट पे भी बना सकता है. एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिज्म मतलब हमारी टेरिटरी के जो पार्ट नहीं भी है बाहर, जो फ्यूचर में हमारा पार्ट बन सकता है, या एनी अदर टेरिटोरियल रजिस्ट्रेशन किसके पास पावर है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास. वेयर स्टेट के पास क्या है, स्टेट कैन enact laws that apply to the whole or any part of the state. तो फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर सिर्फ स्टेट की टेरिटरी में कर पाएगी, वेयर एज यूनियन गवर्नमेंट पूरे इंडिया में कर सकती है. इट इज अ बेटर एग्जाम्पल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज, so now we will see the distribution of legislative subjects. कैसे legislative subjects कैसे divided हैं, union list, state list, concurrent list और article 248 जो कि special clause है. I want to tell you that ये जो list है ये कौन से schedule में है, शेड्यूल 7 में डिस्क्राइब है. आई विल मेक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो ऑन शेड्यूल्स, डिफरेंट शेड्यूल्स, बट अभी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें ये लिस्ट अलग अलग बताई गई है और इसके अंदर क्या क्या आता है. ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं उस पर कौन लॉज बनाएगा, तो पार्लियामेंट बनाएगी. द यूनियन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लेजिस्लेशन ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा, लॉज कौन बनाएगा, एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेचर सारे लॉज बनाएगा जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर आता है. कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स आता है उस पे कौन बनाएगा, ऐसे सब्जेक्ट पे बोथ सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बनाएंगे. फिर आता है आर्टिकल 248. इसके अंदर जो रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, रेसिड्यूरी पावर है सेंटर के पास जो कि पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट अलोन हैज द पावर टू मेक लेजिस्लेशन on the subjects not included in any of the three list. इन 3 लिस्ट के अलावा अगर कोई मैटर ऐसा आ जाता है जिसपे लॉ बनना है तो उस पे लॉ कौन बनाएगा, इट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ओके.
सो नाउ कम्स द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है जब पार्लियामेंट को स्टेट के जो स्टेट मैटर्स हैं उनमें अपनी लॉज बनाने पड़ते हैं, उनके ऊपर अपने लॉज बनाने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आर्टिकल 249 क्या कहता है? इफ द राज्यसभा passes a resolution by majority of 2/3 of its members requesting parliament to make laws on a subject of state list। तो जब भी कभी राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करेगा जो कि 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तो उस पे ये बता सकता है, ये कह सकता है कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉज बनाने के लिए एलिजिबल हो सकती है। आर्टिकल 250 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन एनी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। However, the Parliament's law under this provision will cease to operate after the 6 months expiry of emergency। तो कभी जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी लगती है तब भी आर्टिकल 250 के तहत पार्लियामेंट लॉज बनाएगा, पर ये सारे जो मैटर्स होंगे, जिस जो भी लॉज बनेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा जब इमरजेंसी खत्म होगी, उसके एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है। आर्टिकल 252 क्या कहता है? इफ टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट यूनियन पार्लियामेंट थ्रू अ रेजोल्यूशन टू मेक लॉज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कोई स्टेट लिस्ट में मैटर है जिसपे दो स्टेट्स मिलकर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे इस मैटर को सॉल्व कराइए और इस पे लॉ बनाइए, तब भी पार्लियामेंट विल मेक लॉज ऑन द state list। Article 253 क्या कहते हैं? The Parliament to make laws for the whole or any part of territory for accompanying a territory, international agreement or convention with any other country। तो ये आउट ऑफ इंडिया टेरिटरी जो है, कोई एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, जो कि बाहर के किसी नेशन की इंटरनेशनल ट्रीटी, इन सब के लिए भी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। आर्टिकल 356 क्या कहता है? ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट द यूनियन पार्लियामेंट मेक्स लॉज ओवर द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द स्टेट। तो जब भी प्रेसिडेंट रूल भी लगता है तब भी यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बनाता है स्टेट लेवल पे। ओके, नेक्स्ट इज अब we'll talk about center's control over state legislation। Article 200 कहता है the governor can reserve the specific bills passed by the state legislature for consideration of president of India। ठीक है। सेंटर का कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन ये भी है, जो कि जैसे कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें गवर्नर रिजर्व कर सकता है स्पेसिफिक बिल्स जो कि पास हुई है स्टेट लेजिस्लेचर से, उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए होल्ड करके रख सकता है। ओके। अभी तक जो हमने देखी थी वो लेजिस्लेटिव मैटर्स थे, अब हम देखेंगे व्हाट आर द सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो आर्टिकल 256 से 263 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड्स टू ऑल द सब्जेक्ट ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, और executive power shall be exercised in conformity with the laws made by the union parliament। ओके, सो ये दोनों है एग्जीक्यूटिव पावर पे। सो नाउ द सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट्स। सेंटर कब डायरेक्ट कर सकता है किसी स्टेट को अबाउट एनी एग्जीक्यूटिव मैटर्स? आर्टिकल 256 कहता है एवरी स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ मैनर एज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट। तो जो स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर है वो इस तरह से होने चाहिए कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, साथ साथ चले, पैरेलली चले यूनियन गवर्नमेंट के लॉ से, कोई भी कॉन्ट्रोडिक्टरी लॉ नहीं बनेगा किसी भी स्टेट में। आर्टिकल 257 कहता है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। ओके, नाउ वी कैन सी द रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो जब इमरजेंसी लगती है नेशनल इमरजेंसी, तब रिलेशंस कैसे होंगे स्टेट और यूनियन के। सो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो स्टेट हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू डायरेक्ट एनी स्टेट्स रिगार्डिंग द मैनर इन विच द एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज। तो नेशनल इमरजेंसी स्टेट कैसे भी बता सकता है स्टेट को फंक्शन करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टेट को फंक्शन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम में द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट्स मशीनरी। द प्रेसिडेंट दैट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स ओवर एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स फंक्शन। प्रेसिडेंट रूल के टाइम में यूनियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेता है स्टेट को, और गवर्नमेंट प्रेसिडेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के फंक्शन को हेड करता है। ओके, देन इज द पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट कमीशन है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसमें क्या होता है? पहले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर्स, बट ओनली द प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी टू रिमूव इट। अब देखो यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर, पर निकाल कौन सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या है? कंट्रोल ऑफ द सेंटर, द स्टेट कंट्रोल। द सेंटर हैव द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर दीज सर्विसेज वेयर द स्टेट एक्सरसाइज इमीडिएट एंड रिलेटिवली लेस कंट्रोल। ओके, तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें सारा का सारा कंट्रोल सेंटर के पास है एज कंपेयर टू स्टेट के पास बहुत ही कम और इमीडिएट और लेस कंट्रोल। ओके,
अदर प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 355 कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. Appointment of the government. The government of the state shall be appointed by the president by the warrant under his hand and seal. He holds office during the pleasure of the president. तो गवर्नर किसके उसमें ऑफिस होल्ड करता है? प्रेसिडेंट के, ठीक है. और अपॉइंट भी कौन करता है उसको? प्रेसिडेंट. अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन. जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन उनको भी कौन अपॉइंट करता है? इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट रिमूव बाय द प्रेसिडेंट. तो आप देखोगे स्टेट का अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट तो गवर्नर करता है बट हटा कौन सकता है? ओनली द प्रेसिडेंट. ओके. लास्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द सेंटर स्टेट रिलेशन ऑन फाइनेंशियल मैटर्स. तो ये किस पे है? आर्टिकल 268 टू 293 कंटेन इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस. इसमें एलोकेशन ऑफ टैक्सेसिंग पावर रहता है. Parliament and the state legislature. The Parliament and the state legislature have exclusive power to levy taxes on subjects including union list and state list. तो देखो जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स है और जो स्टेट लिस्ट में मैटर है, एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट वाले मैटर्स पे यूनियन बनाए टैक्स लगाएगा और स्टेट लिस्ट वाले मैटर्स पे स्टेट लगाएगा. दे हैव देयर एक्सक्लूसिव पावर. और रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? ऑफ कोर्स इट इज ऑन द पार्लियामेंट. तो टैक्सेशन की बात आई तो रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. ग्रांट्स इन जो ग्रांट्स मिलते हैं वो उसके लिए क्या है हमारे पास? आर्टिकल 275 द पार्लियामेंट कैन इशू ग्रांट इन एड द रेवेन्यूज ऑफ सच स्टेट्स एट पार्लियामेंट में डिटरमाइन डिफरेंट सम टू बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स. अगर पार्लियामेंट को लगता है किसी स्टेट्स को ज्यादा ग्रांट देने की जरूरत है, कोई ज्यादा बैकवर्ड है, किसी को ज्यादा फेमिन आ गई है या किसी को ज्यादा जरूरत है, तो इट कैन गिव देम ग्रांट्स एक्स्ट्रा. आर्टिकल 282 द यूनियन ऑफ द स्टेट में मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस आल्सो. ओके. नेक्स्ट इज Goods and Service Tax. The Constitution 101st Amendment Act 2016 to change the tax structure and reduce GST. Such an amendment can empower the center and the state to levy and collect GST. Finance Commission क्या है? Article 280 provides for a Finance Commission as a quasi-judicial body. Its responsibility is to recommend the sharing of taxes between the states and the center. Okay, तो ये financial relations हमने देखे between the state and the center. और I will be covering the center state के जो union list, state list और concurrent list है in a different topic. और schedules पे भी मैं video बनाऊंगी. If you want me to make more such videos, informative videos for you people, please चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ and comment section में comment करके बताओ which all topics you want me to make videos on. And please stay tuned for more such videos. Thank you. Bye bye.